सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में। प्यारी बुआ, आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और हमारा स्वागत क्यों नहीं, आपका भी स्वागत है प्यारी बुआ, बहुत बहुत सखी सहेली कार्यक्रम में। भाई ये आजकल के बच्चों को ना समझाना बड़ा मुश्किल है कि मतलब बिना याद दिलाए कोई काम नहीं होता नेहा, है? अभी तो तुम्हें हम देख रहे हैं, तुम खाली हाथ आई हो, अभी बात करते हैं हम तुमसे, लेकिन नहीं पहले बता देते हैं ना क्या क्या सुनाने वाले हैं सखियों। अच्छा, मतलब वो जो लाई हो उसकी बात कर रही हो? नहीं, हम कुछ और भी साथ में लाने की बात हमने की थी और तुम्हें हिदायत दिया था। खैर चलो, पहले जो लेकर आई हो कार्यक्रम वो बताओ जरा। सखी विशेष में आज हम बात करने वाले हैं सुरबहार जो प्लेयर थी वादिका अन्नपूर्णा देवी की, और विश्व आम दिवस है आज। खास नहीं, खास दिवस हो जाएगा क्योंकि आम की बात होगी तब। और भंडारदरा हम जाएंगे घूमने के लिए। अकेले अकेले नहीं, आपको साथ अब याद आया, हमने कुछ और भी कहा था। जी, हमें याद आ गया। चलो और बताओ। समाज और नारी की बातें भी कर लेंगे आज। और वो नारी जिसे मैं लाना भूल गई हूँ, उनकी बात। आपने कहा था भाई शल्लो बुआ जी को शल्लो जी को भी साथ में लेकर आना है, और बुआ जी को भी लाने के लिए कहा था। सब कुछ छोड़ छाड़ कर आई हो। फिर वो तैयार हो रही थी ना, तो मुझे लगा कि कहीं हम देर ना हो जाए, और आपसे मिलने के लिए यहाँ कोई होना चाहिए था ना आपके साथ बातें करने के लिए। अच्छा। चलो खैर, तुम अगर नहीं लाई हो तो बात अलग है, देखते हैं हम क्या सजा देंगे। दोस्तों आप भी बताइए कि ये जो बिटिया रानी आज आ गई हैं अकेले अकेले, हमने इनसे बहुत सारी और भी सोचा था कि आज पूरी रजगज लगाएंगे, यहाँ पर ढेर सारे लोग मिलेंगे क्योंकि आम की बात होनी थी, आम की, और इतनी उसकी ढेर सारी वैरायटी है, और हमारे देश का जो आम है ना विश्व प्रसिद्ध है ना। और जो उसकी हम आम ही नहीं बांटना चाहते थे, इसलिए हम लेके नहीं आए किसी को भी साथ। जितने लोग उतना आम खा लेंगे, बताइए। अरे कम बिटिया रानी, अब देखो हमें बार बार कम्मो बहुरिया की याद आ रही है, शल्लू बहुरिया की याद आ रही है, और बार बार उन्हीं का नाम जबान पर आ रहा है। भाई ये तो वर्ड फेमस है ना कि परिवार में सब लोग रहें तब मजा अलग आता है। नहीं पर बुआ जी, हम आपके सामने यहाँ बैठे हुए हैं और आप उनको याद कर रहे हैं, वो अभी आए नहीं है। वो नहीं आए हैं, उनको आप याद कर रहे हैं, हम यहाँ सामने में बैठे हुए, आप हमसे बात भी नहीं कर रहे, उनका नाम ले रहे हैं। आप सामने बैठी हो ना, तो अब तुम्हारे बारे में क्या बात करें, ये बताओ। ये क्या बात हुई? ये तो अच्छी बात नहीं हुई, क्योंकि आप हम सामने बैठे, आप हमसे बात नहीं कर रहे हैं। आप कभी हमको कभी कहती हैं शल्लो, कभी कहती कम्मो, तो ऐसा थोड़ी अच्छी बात नहीं है। अरे तो क्या करें, वो लोग हर समय साथ में रहती हैं, कभी चाय पिलाती हैं, कभी काढ़ा पिलाती हैं, कुछ कुछ करती रहती हैं, हालचाल पूछती रहती हैं, और न जाने क्या क्या। भाई ये तो वर्ड फेमस है ना कि दोनों बहुरियां हमारी बहुत प्यारी हैं, और हम क्या कहें, हर वक्त हमारे साथ तो वही लोग रहती हैं। तुम तो कभी कभी आ जाती हो। तो आपको हमें पूछना चाहिए, हम कभी कभी आते हैं ना। तो आम को आप पूछ रही हैं, हम तो खास हो गए ना, हम कभी कभी आते हैं आपसे मिलने के लिए, पर आप हमको पूछ नहीं रही हैं। हम भी बात नहीं करते आपसे। अब हम सोच लिए तब आपको हमारी याद आएगी, तो आपको लगेगा कि सामने बैठी है, बात नहीं कर रही है, तब हमको लगता है कि आप हमको वो तवज्जो देंगी जो हमें चाहिए। अब हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। अरे पर अब ये बड़ी अच्छी बात हो गई। अब हम रूठ रहे थे तो फिर आप रूठ गई, तो अब आप सोच रहे थे आप हमें मनाएंगी। हम सोच रहे थे कि ये कुछ नाराज हो जाएंगी, लेकिन ये तो मतलब बिल्कुल शताब्दी की तरह रफ्तार से थोड़ी चली जा रही है, चक 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 चक। समझ में ही नहीं आ रहा। अरे ऐसा करते हैं, एक दोस्तों श्रोताओं, भाई हमारे साथ आप रहना। बस एक गीत जो है ना वो अपना कमाल दिखाई देता है, और फिर तो जब बात आम की हो ना, तो फिर तो हमारे सामने खास बिटिया बैठी हुई हैं। वो आपने हमें जो लालच दिया वाला आम दिखा के, उसके बारे में मत बताइएगा, क्योंकि वो लालच से ही हम माने हैं। हाँ, लेकिन अब हम भी समझ गए कि भाई इस समय तुम ही खास हो, ठीक है ना, बाकी सब आम है। कितना अच्छा लग रहा है सुन के, एक बार और ऐसा लग रहा है बार बार ये सुनते रहे। हमने रिकॉर्ड कर लिया, ऐसे कर लिया ना, तो बस अब हमें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम इसे चलाती रहना। भाई यही तो हम कह रहे हैं बिटिया रानी, कि अब हम तुम्हें सिर्फ कहेंगे नहीं, बल्कि बात से तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम कितनी खास हो। और खास तो हर आदमी अपनी अपनी प्रतिभा से भी हो जाता है। बिल्कुल, सब में होती भी है कुछ ना कुछ प्रतिभा, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी प्रतिभा से यूं कहें कि उनके बारे में बहुत ढेर सारी मालूमात हम बताते हैं जी। और जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं अन्नपूर्णा देवी की, जो सुरबहार बजाती थी और गाती भी बहुत अच्छा थी, सितार में सिद्धहस्त थी। मतलब एक कहना चाहिए बहुत सारे, एक संगीत की अच्छी पारखी थी, अच्छी संगीतज्ञ थी जी। तो वो कह सकते हैं कि जहाँ अन्नपूर्णा बसी हो वहाँ कोई कमी नहीं रहती, जैसा हम कहते हैं, वैसा ही उनके बारे में हम कह सकते हैं कि वो संगीत के क्षेत्र में वाकई अन्नपूर्णा की जैसी थी, क्योंकि वो तरह तरह के वाद्यों और संगीत के हर पक्ष की वो जानकार थी।
और ऐसा होना लाजमी है क्योंकि उनके संगीत उनकी रगों में बसा था, हम कह सकते हैं। अरे भाई मतलब उस्ताद कहना चाहिए या पंडित कहें, अलाउद्दीन खान साहब की बेटी अगर हो तो जैसे कि वो सारे वाद्य यंत्र बजा लेते थे और सिद्धहस्त थे सब में, तो वैसे ही उनकी बेटी। और आधुनिक युग में भारतीय संगीत की जो पहली महिला गुरुओं का नाम आता है उनमें इनका नाम शामिल है। बिल्कुल। और एक मिसाल की तरह है, और उनके संरक्षण में बहुत से लोगों ने संगीत सीखा है, जिनमें कई बड़े बड़े संगीतज्ञों का नाम शामिल है, जैसे निखिल बैनर्जी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, बसंत काबरा जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और एक खास बात नेहा जो ये है बिटिया कि देखो अलग अलग वाद्य यंत्र बजाने वाले इनके इतने प्रसिद्ध शिष्य हुए जो विख्यात हैं और अपने अपने क्षेत्र में कहना चाहिए एकदम शीर्ष पर बैठे हुए हैं ना। बिल्कुल। तो ऐसी गुरु थी अन्नपूर्णा। तो कुछ के अगर हमने जैसे थोड़े तो नाम बताए, लेकिन ऐसे ही और भी हैं। जैसे सितार वादकों की बात करें तो देवी प्रसाद चैटर्जी, बहादुर खां, हीरेन राय और इंद्रनील भट्टाचार्य, कार्तिक कुमार और पंडित निखिल बनर्जी तो हमने बताया ही जी। और अगर सरोद वादक की बात करें तो अली अकबर खान जो इनके भाई थे, उनके बेटे ध्यानेश खान और आशीष खान, बसंत काबरा, प्रदीप बारोट और सुरेश व्यास। बांसुरी वादक का नाम आपने लिया ही, हरिप्रसाद चौरसिया जी और नित्यानंद हल्दीपुर भी इनके शिष्य रह चुके हैं। बिल्कुल। और देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सितार की बात करें, सरोद की बात करें या बांसुरी की, लेकिन दिलरुबा भी आपने सिखाया। और दक्षिणा मोहन टैगोर और वायलिन वादक सत्यदेव पवार की भी ये गुरु रही। तो यानी सारे ही कितने वाद्य आ गए, इतने वाद्य, मतलब एक ही व्यक्ति को, क्योंकि अगर आप किसी को सिखा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको भी उतनी ही अच्छी तरह से उसकी जानकारी होनी चाहिए, उससे ज्यादा आता होगा ना। तभी। और उनके जो शिष्य हैं उन्होंने जिस तरह से अपना नाम किया है उससे हम समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी वो गुरु रही हैं। बिल्कुल। 15 अप्रैल 1927 को मैहर में अन्नपूर्णा देवी का जन्म हुआ। मैहर जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, और उनके पिता अलाउद्दीन खान साहब जिन्होंने संगीत के प्रसिद्ध मैहर घराने की स्थापना की, और उस समय मैहर के राजघराने के संगीतकार हुआ करते थे अलाउद्दीन खान साहब। और उनके जो मैहर के जो राजा थे महाराज ब्रजना सिंह ने, उन्होंने रोशन आरा खान को अन्नपूर्णा नाम दिया था। यानी अन्नपूर्णा देवी का पहले नाम रखा गया था रोशन आरा खान, लेकिन महाराज ने उन्हें ये नाम दिया। और अन्नपूर्णा देवी को अपने आसपास संगीत का वातावरण तो मिला ही बचपन से, क्योंकि सिर्फ उनके पिता ही नहीं बल्कि उनके चाचा फ़कीर अफ्ताबुद्दीन खान और आयत खान, उनके भाई अली अकबर खान, सब संगीत में महारत हासिल किए, जिसमें अली अकबर खान जो हैं वो प्रसिद्ध सरोद वादक रहे। उन्हें देश का जीता जागता खजाना तक कहा जाता था। बिल्कुल। अपने पिता अलाउद्दीन खां के संरक्षण में ही अन्नपूर्णा देवी ने बचपन से ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था, और शुरुआती दौर में पिता ने उन्हें सितार और गायन की शिक्षा दी, लेकिन बाद में उन्होंने सुरबहार को अपना लिया। सुरबहार सितार की तरह ही वाद्य है, बल्कि इसका एकदम शुरुआती वाद्य यंत्र कह सकते हैं सितार का, और कई बार इसे सितार हाई समझ लिया जाता है क्योंकि इसकी मूल बनावट सितार के जैसी ही होती है। और सितार और सुरबहार का जो मुख्य अंतर है वो असल में इसके सुर में है। तो सुरबहार जो होता है सितार से निचले सुरों वाला होता है, यानी कि इसमें मंद्र सप्तक के सुरों की प्रमुखता होती है। खासकर जब ध्रुपद हम बजाते हैं सितार और सुरबहार में तो उसका एक तरीका अलग होता है, तो इससे अंतर पता कर सकते हैं जो संगीत पारखी होते हैं वो। और अन्नपूर्णा देवी ने जब सुरबहार को अपनाया तो इसे रुद्र वीणा के अंदाज में बजाया करती थीं, और अपने पिता से कुछ समय संगीत की शिक्षा लेने के बाद ही अन्नपूर्णा देवी ने अपने पिता के शिष्यों को संगीत सिखाने में मदद करने लगी। तो जाहिर है कि एक अच्छी गुरु भी बन गई। और इनमें निखिल बनर्जी और बहादुर खां के नाम बहुत मुख्य हैं। और जब पहली बार अन्नपूर्णा देवी ने मैहर के महाराज के लिए सुरबहार बजाया तो खुश होकर महाराज ने उन्हें एक बहुत बड़ी जमीन उपहार स्वरूप दी। और अन्नपूर्णा देवी ने 15 मई 1941 को अपने पिता के शिष्य मशहूर सितार वादक रविशंकर जी से शादी कर ली। अन्नपूर्णा देवी ने 1946 से 1955 के बीच रविशंकर जी के साथ सितार और सुरबहार की जुगलबंदी वाली कई प्रस्तुतियां उन्होंने दी। सितार वादक रविशंकर जी के साथ उनके एक बेटे हुए जिनका नाम है शुभेंद्र शंकर, वो भी माता पिता की तरह संगीत से जुड़े रहे। और अन्नपूर्णा देवी और रविशंकर जी 1982 में वो अलग हो गए। बाद में अन्नपूर्णा देवी ने सितार वादक ऋषिकेश कुमार से शादी की थी। लेकिन जो संगीत के बारे में उनका योगदान है, समर्पण है और जो उनकी काबिलियत है जी, वो नहीं भूला जा सकता, और इसके लिए उन्हें कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है। 1977 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया उन्हें, और 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, और ये इकलौती सुरबहार वादिका हैं।
ये सम्मान पाने वाली। और 1999 में उन्हें विश्व भारती विश्वविद्यालय की मानद डॉक्टरेट उपाधि दिशकोत्मा से नवाजा गया और 2004 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी की सदस्यता भी दी गई। और अन्नपूर्णा देवी ने ज्यादा मंच प्रस्तुतियां नहीं दी हैं, तो उनके एक शिष्य ने बताया कि वो उनको संगीत कार्यक्रमों के बाद जो भुगतान मिलते थे, वो लेने में उन्हें संकोच हुआ करता था। उन्हें लगता था कि संगीत जो है सरस्वती है और वो हमारे साथ रहती हैं, तो और जब हम संगीत के लिए पैसे लेते हैं तो इसका मतलब हम सरस्वती को बेच रहे हैं। ये उन्हें बिल्कुल सही नहीं लगता था, इसलिए वो मंच पर प्रस्तुतियां उन्होंने बहुत ही कम दी और उसके बाद उन्होंने मंच से दूरी बना ली, लेकिन वो संगीत की सेवा में लगी रही। और उन्होंने संगीत में जो घराने का होता है ना, गुरु शिष्य परंपरा, उसमें वो विश्वास रखती थी और उसी तरह से उन्होंने संगीत सिखाने की जो प्रक्रिया थी वो जारी रखी, उस अलग को जगाए रखा। और ये भी बहुत बड़ा योगदान है ऐसे ऐसे शिष्यों को देना संगीत में, और संगीत को समृद्ध किया एक तरह से उन्होंने। जरूरी नहीं मंच प्रस्तुति दी जाए। वैसे एक बात है, ये जो बात है ना कि संकोच लगता था, ये वाकई बहुत बड़ी चीज है। और कुछ लोग जैसे कहते हैं कि इन्होंने सेवा की, लेकिन जो महान संगीतज्ञ या कोई भी विद्वान होते हैं, जैसे एक संस्कृत के विद्वान ने ऐसे ही कहा था, जब उनसे कहा गया कि आप को सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि आपने संस्कृत की सेवा की है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं सेवा की है, संस्कृत हमारी सेवा कर रही है, क्योंकि उसकी वजह से मेरी रोजी रोटी चल रही है, या मैं जो भी अर्थ कमा रहा हूँ, पैसे हैं, उसकी वजह से है, तो वो मेरी सेवा कर रही है, ना कि मैं कुछ सेवा कर रहा हूँ। तो ये कुछ बड़े लोगों का बड़कपन होता है। बिल्कुल, तो वो कहते हैं जो जिन डालियों में फल लगे होते हैं वही झुकी होती हैं। बिल्कुल। और 91 साल की उम्र थी जब 13 अक्टूबर 2018 को अन्नपूर्णा देवी ने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन संगीत के क्षेत्र में उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया है कि वो अमर हैं, हम उन्हें याद करते हैं। उनके शिष्य हैं जो उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। तो मधुबन में जब राधिका नाच रही थी, उसको आम की खुशबू भी आ रही होगी, मुझे लग रहा है। ऐसा क्यों, क्या हो गया ऐसा? कि वन में जाते हैं तो जब आम, मतलब एक बार जब आम आ जाता है तो उसके बाद फिर दुनिया में कुछ नहीं बचा है, बस आम आम। वही कार्यक्रम के बाद हाँ बिटिया, हम तुम्हें खिला देंगे आम। और मालूम है, मतलब 12 तरीके के कोई लोग बता रहे हैं, कोई कहता है कि कितने तरीके के आम है, 1000 प्रजातियां हैं, कुछ लोग कह रहे हैं भारत में 250 किस्में हैं जो उगाई जाती हैं। बताइए, हमने कितने सारे आम नहीं खाए हैं, यानी किस्मों के 4-5 ही खाए हमने। लड़की दुखी रहेगी आज क्या पूरे कार्यक्रम भर में। लेकिन वही सोचो जरा सा कि जो एक हेरिटेज भी तो कुछ घोषित किया गया है ना। जी बिल्कुल। और केरल में जो कन्नूर जिले के कन्नपुरम जो है, वहाँ उसको स्वदेशी मैंगो हेरिटेज एरिया घोषित किया गया है। और वहाँ देसी किस्मों का घर है वो आमों का। मतलब यहाँ मुझे जाना है, अगला पर्यटन स्थल ये भी एक हो सकता है। यही तो हमें जाना चाहिए आम के शौकीनों को। शांति से बैठ जाओ, चलेंगे जी जी। लेकिन तुमने वो खाया है मैंगी फेरा इंडिका? नहीं, ये कौन सा फल है? ये आम का अंग्रेजी नाम है। ओह, ये आप हमारी भावनाओं के साथ खेल रही हैं। नहीं, पता होना चाहिए। जी जी, ऐसा नहीं है, ये सब सकारात्मक रहो, हमेशा सकारात्मक सोचो बिटिया। ये तुम्हारी जानकारी में इजाफा किया जा रहा है। और लेकिन जो और भी हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जो आम खाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले घूम कर आओगी, चलो बताओ, तुम बताओ। अच्छा हाँ बताइए, आम के बारे में खास हो आज, हम तुमको बता देंगे ये बात। बिल्कुल। और खास दिवस भी तो है आज। हाँ, वो है राष्ट्रीय ध्वज अंगीकार दिवस है आज। तो आज के दिन ही जो हमारा तिरंगा था उसे ये चुना गया कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज होगा जी। तो और इससे पहले इसमें काफी और भी परिवर्तन हुए थे। पहले लाल, पीला, हरा रंग था, हॉरिजॉन्टल पट्टियां थी, फिर ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े परिवर्तन होते गए। हाँ, अलग अलग तरह के झंडे बनाए गए थे पहले, और कहा गया था कि भाई इस तरह से हम रखेंगे। हाँ। जैसे पहला ध्वज जो था 7 अगस्त 1906 को वो बनाया गया था कलकत्ता में। उसमें लाल, पीले और हरे रंग की पट्टियां थी। उसी तरह से एक ध्वज बनाया गया था 1907 में ही, जिसमें वंदे मातरम लिखा था, चांद तारे थे और सूरज था, ऐसा। तो इस तरह से अलग अलग ध्वज बने। बिल्कुल। लेकिन फिलहाल जिस ध्वज जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसका अनुपात जो है वो 3-2 का होना चाहिए, चौकोर नहीं होना चाहिए। और चक्र के बारे में जो बना है, जो उसके बीच में सफेद वाले, उसका कोई निश्चित आकार नहीं है। लेकिन हाँ, जब चूंकि वो सफेद के अंदर ही होगा तो उतना ही बड़ा गोला होगा। उसमें 24 तीलियां जरूर होनी चाहिए, जो कि हमारे 24 घंटों को प्रदर्शित करती हैं, दर्शाती हैं।
तो इस तरह से है। और इसके लिए भी बहुत सारे और भी नियम कानून हैं कि कब आधा झुकेगा, कब पूरा फहरता रहेगा, किस दिशा में फहराया जाएगा, कितने बजे उसको उतार देना है सूर्यास्त के बाद। तो ये सारी जानकारी है, हम बराबर उसे सम्मान से देखते हैं और मन में एक गर्व होता है कि ये हमारा तिरंगा है, यूं ही लहराता रहे। बिल्कुल, और उसे देख के ही अच्छा लगता है, एकदम ऐसा मन खुश हो जाता है जब लहराता हुआ तिरंगा दिखता है, तो कितनी बड़ी खुशी होती है। जैसे कि तुमको आम देखकर खुशी मिलती है, आम देख के भी खुशी होती है। ये तो वर्ड फेमस है कि अब हो चाहे नहीं हो, लेकिन अब तो हो गया कि नेहा को आम बहुत बहुत पसंद है। तो जरा नाम बताओ फटाफट, देखे कौन कौन से नाम तुम्हें याद है जो तुमने खाए हैं बचपन से आज तक। हमें याद है दशहरी आम, लंगड़ा आम, चौसा आम, फजली एक होता है, बम्बई आम भी एक होता है, बम्बई ग्रीन आम भी होता है। और तो सोचना पड़ेगा, हापुस, अल्फांजो, मालदा, रसपुरी जो है वो कर्नाटक मैसूर में ज्यादा होता है। अच्छा, है ना। और ऐसे ही कुछ दक्षिण में ज्यादा होते हैं। देसी आम भी होता है, वो भी तो खाया है चूस चूस कर बचपन में। बिल्कुल, वो तो बड़े स्वादिष्ट होते हैं। अब आप हमें पूरे आमों की याद दिला देंगे तो इस तरह से हम आम मग्न हो जाएंगे। घूमो सिंदूरा होता है, बगीना पल्ली आम होता है, तोतापुरी होता है, हिमसागर, मल्लिका एक आम होता है, आम्रपाली होता है, रत्ना। नाम सुन के ही ऐसा लग रहा है कि बड़े अच्छे खास हैं ये। नीलम आम के बारे में आपने बता दिया। केसर आम एक होता है, किशनभोग भी एक आम है जो कि मिलता है। और उसके अलावा बादामी जो कहते हैं, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, कहीं बादाम कहते हैं, कहीं बैंगन फली कहा जाता है उसे। हाँ, पैरी आम एक होता है, और एक हिमसागर भी नाम है। हमें तो सिंदूरी वाला भी बहुत अच्छा लगता है, वो कितना सुंदर दिखता भी है, उसको देखने से ही ऐसा मन होता है कि इसे खा जाए। बिल्कुल। और तोतापुरी भी जो होता है वो बिल्कुल तोते जैसा होता है, क्योंकि ऊपर से ही बस थोड़ा सा लाल होता है, उसकी जैसे चोंच जैसे होती है तोते की, वैसे ही कुछ आम जो होते हैं वो पूरे हरे होते हैं, लेकिन पूरे पके हुए जब भी होते हैं तब भी हरे ही रहते हैं। जी, वो आम है लंगड़ा आम। अच्छा, हाँ, हमने खाए लंगड़ा आम ऐसी तरह से। हमें तो लगा था पहली बार जब लंगड़ा आम से जब हमारा साक्षात्कार हुआ पहला, तो हमें ऐसा लगा कि ये आम तो कच्चा है। घबरा रहा था? हम नहीं घबरा रहे, वही घबरा रहे। उससे पता होगा कि जैसे हमें पता लगेगा कि ये पका हुआ है हम उसे खा जाएंगे। अच्छा, तो इसलिए वो हरा था। जी, हमें लगा कि ये कच्चा आम है, तो हमने कहा कि भाई ये कच्चा आम होगा। लेकिन जब हमने उसे जब पेड़ से उतारा गया वो, तो बड़ा ही मीठा था और तुरंत छिल जाता है हाथों से, और बड़ा अच्छा लगा हमें। बहुत पतला छिलका, बहुत पतली सी गुठली। ऐसे ही दशहरी का भी होता है। तो सब आमों की अपनी अपनी खास बात होती है और अलग अलग जगहों पर पाया जाता है। और मजेदार बात यह है कि सबकी खुशबू बहुत अलग होती है। तो ये और एक सबसे महंगा आम एक आया है, क्या उसके बारे में पता है? नहीं, हम लोग भैया सस्ता देसी वाले आम खाने वाले। तुम बताओ महंगा वाला कौन सा है? उसका नाम है मियाजाकी आम। ये जापानी आम है और इसकी कीमत है प्रति किलो 2,70,000 रुपए। 2,70,000 रुपए में 1 किलो ये बिकता है आम। इसलिए इसे हम सिर्फ संग्रहालय में रखेंगे। इसे खाने की जरूरत नहीं है। और ये आम अभी यूं तो जापान का ये आम है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में एक जबलपुर में एक दंपत्ति ने इसे उगाया, इसके 2 पेड़। और उसमें जब फल लगे तो उन्हें पता चला कि ये आम तो बिल्कुल अलग है। उन्हें किसी ने रास्ते में दिया था, उस आम का पेड़ दिए थे या आम दिए थे, तो उन्होंने फल लगा दिए। अब ये बड़ा सा आम हो गया उनका, और उन्हें 21,000 रुपए प्रति किलो आम खरीदने के लिए एक व्यवसायी ने कहा भी कि वो खरीद लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई जो पहला आम होगा हम उसे देवता को चढ़ाएंगे और उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। अच्छा, फिर? और इन्होंने इसकी रखवाली के लिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो चोरी करने के लिए इसे आते हैं, क्योंकि बिल्कुल अलग लगता है। आम तो वैसे भी जब सामने लगा हो तो कोई खुद को कैसे रोक सकता है। जी, बिल्कुल। तो उसके बाद वो उन्होंने उसकी रखवाली के लिए भी 6-7 कैमरे लगाए हैं, और कुछ उन्होंने बड़े बड़े शिकारी कुत्ते पाले हैं जो कि उसकी रखवाली करें। आम की सुरक्षा के लिए ये सब। तो आम भी इतना महंगा है ना, वैसे तो हर आम महंगा होता है, गहने से भी ज्यादा महंगा हो गया। बिल्कुल, ये गहने से ज्यादा महंगा हो गया। और ऐसा अगर आम एक मिल जाए, मतलब बुआ जी आप हमें ये वाला आम ला दीजिए एक। अभी हम कार्यक्रम छोड़ते हैं और हम निकल लेते हैं पतली गली से, है ना। अभी तक इनका कटहल की तरह मुंह लटका हुआ था, आप देखो जरा सा आम चिल्ला रही हैं। चलो बताइए प्यारी बुआ, आप एक बात बताइए कि पंछी बनने का क्या फायदा होता है सबसे अच्छा? पेड़ों से इस डाल पर उस डाल पर और इस डाल से उस डाल पर कूदते रहो, फांदते रहो, जमीन पर नहीं चलना पड़ता है। और आम खा सकते हैं फ्री में।
कोई पतंग कोई भगाता नहीं है ना। तो लेकिन एक बार बताए नेहा, एक पेड़ पर जो हमने कहा फुदकने की जो बात, वो इसलिए कि एक पेड़ ऐसा है जिसमें एक ही पेड़ में 300 प्रजाति के आम लगे। अगर हम तुमको वहां ले जाके नीचे बैठा दे तो सोचो कितना मजा आएगा। तो वो स्वर्ग ही होगा, क्योंकि इतने सारे आम एक साथ मिल जाएंगे, कहीं कहीं जगह जगह जाना नहीं पड़ेगा। ये कलीमुल्ला साहब की हम बात कर रहे हैं। इन्हें मैंगो मैन भी कहा जाता है। और लखनऊ के पास, यानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास मलिहाबाद में आप रहते हैं। वाह। तो उन्होंने 22 एकड़ की जमीन पे आमों की बागान उन्होंने खेती की है, एक तरह से कह सकते हैं। बिल्कुल। और 300 वैरायटी एक ही पेड़ में तैयार किया है। और इनके खास बात यह है कि हर शाखा पर अलग रंग की पत्तियां और आम देखने को मिल जाएगा। और इसी में दशहरी, लंगड़ा, हिमसागर, अल्फांजो जैसे आम की वैरायटी मिल जाएगी। और जैसे तुमने बताया इतनी बड़ी एरिया में तो ये करते ही हैं। और इसके साथ साथ सब जगह से सैंपल जुटाया इन्होंने करीब, और 17 साल की उम्र में ही एक पेड़ में 7 वैरायटी की ग्राफ्टिंग की थी। वाह। लेकिन बाद में ये पेड़ बाढ़ आई तो खत्म हो गया था। लेकिन 1987 में उन्होंने 100 साल पुराने एक आम के पेड़ की ग्राफ्टिंग करनी शुरू की, यानी उसमें अलग अलग तरह के आमों की डालियां वो लगाते जाते थे, ताकि वो उसमें उग जाती हैं और फिर नए नए चीजें हो सकती हैं। और उन्होंने अलग अलग सैंपल जुटाए, अलग अलग देश भर के जो अलग अलग तरह के आम थे वो सब वो लेकर के वहां लगाते गए। और उसके बाद अब ऐसा हुआ कि 300 से ज्यादा वैरायटी के आम एक ही पेड़ में उग रहे हैं उनके इस कारनामे की वजह से। ये क्या बात है। और देखो सबसे अच्छी बात, प्यारी सी बात ये है कि पेड़ पर अगले वाले जो कीड़े होते हैं और जो पंछी होते हैं, जो पंछियों की तुम बड़ी सोच रही हो कि बन जाए हम, तो वो इसलिए नहीं हटाते हैं। उनका मानना है कि ये प्रकृति की देन है और इस पर सभी का हक है, कि ऐसा नहीं कि आम हम सिर्फ अपने लिए तोड़ें। अगर पंछी खा रहे हैं तो खाने दीजिए। हर साल उनके आम देश विदेश में जाते हैं और लोग देखने के लिए भी आते हैं। और इसके साथ साथ एक बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने नामों का नामकरण भी, मतलब आमों का अलग अलग नाम दिया है, नामकरण किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर भी आम का नाम रखा है, उसका नाम उन्होंने नमो आम रखा है। और साथ में उन्होंने बॉलीवुड के जो सितारे हैं उनके नाम पर भी आम का नाम रखा है। जैसे ऐश्वर्या राय के नाम पर उन्होंने एक वैरायटी का नाम रखा है। सचिन तेंदुलकर के नाम पे उन्होंने खास वैरायटी तैयार की है। और सचिन तेंदुलकर को उन्होंने कॉल करके खुद बताया कि ऐसा उन्होंने नाम रखा है। अब और खास बात यह है क्या, जो कि इस पूरे मलिहाबाद में वर्ल्ड फेमस हो गई है, कि इस महामारी में 2 खास नाम उन्होंने रखे हैं। ये नाम है डॉक्टर आम और पुलिस आम। तो ये जो है ये इनके कहना चाहिए फ्रंट लाइन जो लोग काम कर रहे हैं इस कोरोना महामारी में, उनके प्रति उनका सम्मान है, एक श्रद्धा है और एक उनको नमन करने का, कृतज्ञता प्रकट करने का एक तरीका है। तो एक तरह से ये जो उनका पेड़ है आम का, जिसमें 300 तरह के अलग अलग तरह के आम उगते हैं, वो एक तरह से छोटा देश है ना आमों का। पूरे देश भर के लोग हैं उसमें। बिल्कुल। और ये कह सकते हैं कि बल्कि पूरा समग्र हमारा देश वहां पर समा गया है। तो बड़ी अच्छी बात है। आम जो है वो आम नहीं होता है, खास होता है। बिल्कुल। और इसके लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। बिल्कुल। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम भी दर्ज है। तो इस तरह से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने की हैं। और अब हमें यहाँ देखने जाना चाहिए। हमारा एक ट्रैवल डेस्टिनेशन जो है, जिस तरह से अगर जब कोरोना काल खत्म हो जाएगा तब जब सफर की तैयारी होगी, हमने आपको कहा था आप हमें विविधपुरा घुमाइएगा। और फिर वहाँ से आज भंडारदरा चलते हैं। चलो ना, तो भंडारदरा चलते हैं ना। देखो ये अहमदनगर जिले का एक गांव है, समझ गई। और एक ये हिल स्टेशन है, बड़ा अच्छा लगता है, पता है। और बस मुंबई से ना 185 किलोमीटर दूर है, और पुणे से 161 किलोमीटर, और नासिक से बस 72 किलोमीटर। तो हम नासिक से ही चलेंगे क्योंकि पास है। और जब जो लोग पहले नासिक चलेंगे और फिर उसके बाद नासिक से चलेंगे। वैसे भी शिरडी और नासिक जो लोग जाते हैं वो यहाँ रुकते ही हैं, क्योंकि यहाँ जाकर बड़ा अच्छा लगता है। और वहाँ से आप यहाँ पहुँचने के लिए तो महाराष्ट्र से आपको सड़क और रेल मार्ग भी बड़ी आसानी से मिलती है। बिल्कुल। बसें चलती हैं, टैक्सी के जरिए पहुँच सकते हैं। और स्टेशन से अगर जाना हो तो इगतपुरी सबसे पास है, 35 किलोमीटर की दूरी है बस, और पहुंच जाएंगे हम। इगतपुरी में विपश्यना का बहुत बड़ा केंद्र है। तो ये तो बात हो गई। और यही तो हम कह रहे हैं नेहा बिटिया कि भंडारदरा जो है प्रवरा नदी के तट पर है और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ एक हिल स्टेशन है। और इसकी खासियत यह है कि यहाँ की नदी का सुरम्य वातावरण है, पर्वत की ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं हैं,
और मतलब जैसे जहाँ पे पैर रखो तो बस लगता है कि मन एकदम खुश हो गया। और किले भी हैं, अलग अलग किले पे जा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। और बरसात का मौसम है तो भंडारदरा जाना मतलब बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि अलग अलग तरह के झरने पहाड़ों से फूट निकलते हैं, जो एक तरह से कहते गायब रहते हैं। बारिश के मौसम में वो अचानक से निकल जाते हैं। चारों तरफ हरियाली होती है, पहाड़ होते हैं, झरने बह रहे हैं, तो उसको देखने का अपना ही अनोखा आनंद रहता है उसको देखने। हाँ, लेकिन एक बात और है नेहा कि ये ऐसे मौसम में जब जाओ ना तो ऐसे कभी कभी धुंध हो जाती है, तो जो दूर पर झरने दिखने चाहिए ना उसकी जगह सिर्फ आपको धुंध धुंध कुछ मतलब क्या कहना चाहिए, धुंधला धुंधला सा बस धुएं धुएं जैसा दिखता है। तो कभी कभी वो नज़ारे सब गुम हो जाते हैं। हाँ, तो बस अब आप फिर ऐसे में आंख बंद करके बादल दिखते हैं ना बादल ज्यादा नीचे आ जाते हैं, बादल दिखते हैं, आप सोचिए आप बादलों में पहुंच गए। ये बात भी सही है। तो प्रवरा नदी के बारे में एक धार्मिक मान्यता जो है, इसलिए हम कह रहे थे कि वहां पर आप आंख बंद करके बैठ जाएं और आप सब उसको आनंद जो है अपने अंदर ले लीजिए, क्योंकि इसकी धार्मिक मान्यता है कि अगस्त ऋषि ने 1 साल तक तपस्या की थी और जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें पवित्र गंगा नदी की एक धारा भेंट दी और वही गंगा की धारा अब प्रवरा नदी के नाम से जानी जाती है और मानी जाती है। यानी गंगा का एक छोटा रूप माना जाता है इसे। और यहाँ ट्रैकिंग कर सकते हैं, प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, ऐतिहासिक जगहों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ ऑर्थर झील है, विल्सन डैम है, अम्ब्रेला फॉल है, रांधा झरना है जो कि लोगों के बीच काफी मशहूर है। इसके अलावा 1646 मीटर की ऊंचाई वाला महाराष्ट्र का उच्चतम शिखर कलसूबाई भी यहाँ है, जिसको महाराष्ट्र का एवरेस्ट कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हम जाने के बाद कह सकते हैं कि हम एवरेस्ट की चोटी छुआए। धीरे से बोल देंगे महाराष्ट्र वाली। अच्छा, बताएंगे नहीं थोड़ा कुंजरो जी। ठीक है, समझदार हो रही हो तुम बिटिया। चलो, और ऐतिहासिक जगहों पे जाने के अगर आप शौकीन है तो निराश होंगे नहीं, क्योंकि ट्रैकिंग करके आप 400 साल पुराने रतनगढ़ किले तक पहुंच सकते हैं। और इस किले को कहते हैं सह्याद्री का गहना। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का ये गहना जैसा माना जाता है। क्या बात है। और इतने ऊंचे किले में एक पत्थर ऐसी है या कह सकते हैं चट्टान है जिसमें एक बड़ा सा छेद है, जैसे सुई में पीछे छेद होता है वैसा। वो बहुत सुंदर लगता है। इसे सुई की आंख या नेधे भी कहा जाता है और ये पूरे गांव को देखा जा सकता है इस छेद से। और साथ ही यहाँ 6वीं शताब्दी में बना हरिश्चंद्र का किला भी है, अमृतेश्वर मंदिर है और कलसूबाई मंदिर भी है, जो कलसूबाई मंदिर लोक देवी का मंदिर माना जाता है और ऐतिहासिक महत्व रखता है। अमृतेश्वर मंदिर के बारे में आप क्या बता रही थी मुझे उस दिन, है ना? तो मेरा जाने का मन हो गया। भाई देखो, ऐसा है ना कि इतना पुराना ये मंदिर है, 1200 साल लगभग पुराना शिव मंदिर है और इसे भी पत्थर काट कर बनाया गया। पर्वत पर है, पहाड़ पर है, तो पर्वत काट कर बनाया गया है। और प्रवरा नदी जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं कि पानी पर विल्सन डैम या भंडारदरा डैम है और हमारे देश के बहुत सबसे पुराने बांधों में से एक है। और जब पुराने बांध होते हैं उनकी एक अलग तरीके की बनावट होती है जो देखने लायक होती है और समुद्र तल से 150 मीटर की ऊंचाई पर यानी 150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इसी पानी से भंडारदरा झील, आर्थर लेक जिसे कह रही हो तुम, का निर्माण हुआ और बोटिंग कैंपिंग के लिए ये जगह बहुत अच्छी मानी जाती है। तो भाई अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको चलना बहुत होगा, समझ लो। तो अच्छी खासी कसरत हो जाएगी। तो जो अच्छा जूता लेकर जाए। हाँ, जूता लेकर जाना। जूते का क्या करेंगे? बारिश में भीगने देंगे जूते को और क्या, बाद में भारी हो जाएगा, देंगे तो फिर वो और मेहनत ज्यादा बढ़ेगी, तो पूरे ऐसे मसल्स बनाकर हम लौटेंगे। तो ट्रैकिंग में काम आए ऐसी चीजें ले जाइए, खाने पीने का सामान ले जाइए, फर्स्ट एड बॉक्स लेके जाइए और बरसात से बचने के लिए बरसाती रेनकोट वगैरह साथ में लेके जाइए। छाता मत ले जाइए क्योंकि बारिश में आवाज तो छाते के साथ पैराशूट के जैसा हम उड़ भी सकते हैं और सबसे मजेदार बात यह कि अब आपको उसको संभालना पड़ेगा बाद में। हाँ, और बाकी लोग उसका मजा लेंगे। लेकिन हाँ, प्लास्टिक के शीट जरूर ले जाएं ताकि उस पर आप बैठ सकें, खाना पीना खा सकें जी। लेकिन बड़ा मजेदार बात यह है कि जब आप बैठेंगे तो जब झिमिर झिमिर बारिश होती है तो हालांकि उसका भी अपना मजा होता है और कुछ आप मजे लीजिए, घूमते रहिए, हम इसी तरह से आपको घुमाते रहेंगे। अरे भाई, ऐसे ही होता है ना, जो सब चीजें लेकर आते हैं फिर उसको नहीं देते हैं। तो हम चीजें बोल रहे हैं, हम जानबूझ के चीजें बोल रहे हैं, हम आम नहीं बोल रहे हैं। देखिए, हम खाए नहीं, हम खाना चाह रहे हैं आम, आप हमें आम नहीं दे रही हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी बातें करें और हमें आम मिले। कुछ नहीं। अच्छा, ये जो तुमने विषय लिया है आज, क्या है ये? सब लोग बड़े परेशान है, हमारे श्रोता कह रहे हैं कि बड़ा वृहद विषय है, पता नहीं कौन सा आप उसमें से बिंदु उठाएंगी, क्या करेंगी, पता ही नहीं चल रहा है।
इतना विस्तृत विशाल आपने ले लिया है विषय, समझ में नहीं आ रहा है। विषय अच्छे हैं। समाज में कई परिवार बहू को नौकरानी समझते हैं। बहू अगर कोई अच्छी बात करे तो उसका बात का उड़ा देते हैं, उनकी बात समझने की कोशिश भी नहीं करते। और जो आज सास है, पहले वो भी कभी बहू थी। हम जैसे माँ बाप का आदर करते हैं वैसे ही पत्नी का आदर करना चाहिए। सास और बेटी के साथ घुल मिलकर, सास जैसे बेटी के साथ घुल मिलकर रहती है वैसे बहू के साथ घुल मिलकर रहना चाहिए, तो झगड़े की नौबत ही नहीं आएगी। बिल्कुल, ये बात तो बहुत सही है। ये बात तो सही है। और अभी देखिए, अब वैसे तो हम हमेशा ऐसे युवाओं का पक्ष लेते हैं, पर इस बार हम सास का पक्ष लेने के लिए। क्यों? अरे क्योंकि हमारी सास नहीं है, इसलिए हम सास का पक्ष लेंगे कि क्या है, तुम उसके बाद कुछ बदमाशी करोगी? नहीं, हम बदमाशी, हम सिर्फ अभी हमें आम खाना है और आम आपके पास है, तो हम बदमाशी कर नहीं सकते हैं। अच्छा, ठीक। हमारी सारी बदमाशियां जो है वो आम के थैले में चली गई हैं। चलो ठीक तो है, वो बेचारी बैठी है बाहर। खास बात करो। खास तो खास बात ये है कि सास के नाम से शुरुआत से ही डराया जाता है बच्चों को। बिल्कुल। छोटी होती है तो भाई ये करोगी तो सास मारेगी, वो करोगी तो सास ऐसा करेगी। हाँ। तो क्या होता है कि पहले से ही बच्चों के मन में, जब लड़कियां बड़ी होती रहती हैं, बचपन से ही सोचिए कि उनके मन में एक अलग ही व्यवहार, खौफ हो जाता है। और वो सोचती हैं कि भाई सास होगी तो ये करेगी। हो सकता है हम ऐसी बातें हम अपनी मम्मी के साथ कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी सास के साथ अगर करेंगे तो वो हमें हो सकता है कि भाई मार वार दें, या हो सकता है हमें बातें सुना दें। तो वही डांट जब मम्मी हमें सुनाती हैं तो हमें लगता है कि भाई हाँ, डांट दिए तो क्या हुआ, सामान्य सी बात है। लेकिन अगर सास ने सुनाया है वही बात, तो जरूर कुछ खास है इसमें, और ये सजा के तौर पर है या ये खराब है। मतलब हम उसका शुरू से वैसे ही उसकी परिभाषा बना देते हैं, या यूं कहें कि जैसे आमतौर पर कहते हैं कि अच्छा कर लो अपने मन का, ससुराल जाओगी तब देखेंगे कि क्या कर पाओगी। तो भाई पहली बात तो ऐसी बात न करें। लेकिन हम जो विषय आज लेकर आ रहे हैं वो ये है कि समाज में जो हमारी बहनों की स्थिति है, चाहे वो बेटी हो या बहू हो या माँ हो या बुआ हो, हम अपने लिए भी कह रहे हैं, तो भाई ऐसा है कि उसमें जो हम आमतौर पे महिमा मंडित कर देते हैं, तो फिर वो उसको उस फ्रेम के अंदर रहना पड़ता है। यानी कि ये कहा जाता है कि भाई जो औरतें हैं या महिलाएं भगवान का रूप हैं जी। तो जब उन्हें मनुष्य से ऊंचा उठाकर भगवान बना दिया जाता है तो उनसे उसी तरह के एक अवतार की जैसी उनसे व्यवहार की कल्पना की जाती है, उम्मीद की जाती है कि भाई आप 18 घंटे बिना रुके बिना थके आप काम कर सकते हैं। अगर घर के कोई लोग जाग रहे हैं, आप सुबह सबसे पहले उठ के रात में सबसे देर में सो सकते हैं। आप सोए सकते नहीं है, आप सोना ही है आपको, आप सो नहीं सकते उससे पहले, बल्कि ये बात होती है। और वहीं आप बीमार नहीं पड़ सकते क्योंकि बीमारी में भी आप काम कर सकते हैं, सर्वशक्ति संपन्न है, ऐसा माना जाता है। तो आप देखें, जरा सा हम श्रोताओं से गुजारिश कर रहे हैं यहाँ से कि क्या आप भी ऐसे ही विचार रखते हैं? क्योंकि कभी हम भगवान के दुख को नहीं समझ पाते या सोचते भी नहीं है कि उनको भी कोई दिक्कत होगी। तो ऐसे ही हम एक स्त्री को जब इस तरीके का दर्जा देते हैं, एक ऊंचा सा, तो हम हमेशा ये मानकर चलते हैं कि इसको कोई तकलीफ नहीं होगी और इनकी आदत है और इनको खुशी मिलती है ये सब कुछ करने में। जी। और क्या होता है कि जैसे आपने जैसे कहा कि स्त्रियों को हम भगवान मान लेते हैं और भगवान से जैसे हम मांगते ही रहते हैं जी। हमें कुछ ना कुछ भगवान से चाहिए, अच्छा चाहिए। अगर कुछ भी जरा सा भी कुछ गड़बड़ हो गई हमारे साथ तो हम बोलते हैं भगवान ने हमारे साथ क्या बुरा किया। तो उसी तरह का व्यवहार हम बिल्कुल भगवान ही मान के हमको चलते हैं और नारियों को बिल्कुल भगवान की तरह ही हम उनके साथ व्यवहार भी करते हैं कि हमें सब चीजें अच्छी चाहिए, हमें ये सारी जो हमारे जो खान पान की चीजें वो अच्छी चाहिए, स्वाद अच्छा चाहिए, पहनावा अच्छा चाहिए। और उसके साथ साथ इन सब के बाद भी वो हमसे कोई अपेक्षा ना करें। दूसरा, वो कभी कोई गलत व्यवहार ना करें जी। वो कभी दुखी ना हो, वो परेशान ना हो, और अगर परेशान है तो स्वयं वो इतनी सिद्धहस्त है कि वो स्वयं ठीक हो जाए और फिर हमारे सामने एक खुशी का चेहरा लेकर सामने आए और वैसी ही उत्साही बनी रहे। और तो एक क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल भी नहीं। एक संदेश हमने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि भी भगवान ने औरत को इसी तरह से बनाया है। अरे वो वाला तो चलो बताओ। अच्छा, कि वो जब बहुत जोर से चिल्लाना चाहती हूँ गुस्से में या बहुत ज्यादा उनके अंदर आक्रोश हो गया हो, दुख हो गया हो, तो भी वो मुस्कुरा सकती हैं, वो 18 घंटे बीमारी में काम कर सकती है। इस तरह से भगवान ने उन्हें बनाया है। और भाई ऐसा नहीं है, वो भी एक इंसान है। और जैसे कि एक बात और है इसके साथ साथ कि वो कैसे परेशान हो सकती है? नहीं, वो तो कभी आज तक हुई नहीं। अरे चलिए, आज तक नहीं हुई, 30 साल नहीं हुई, तो वो 31वें साल में तो हो सकती है, किसी भी दिन हो सकता है कोई भी जी। तो एक इसके साथ साथ एक बात और है, वो कभी कोई गलती नहीं कर सकती। उससे किसी भी तरीके की सामाजिक रूप से किसी भी गलत चीज की आप
मतलब अपेक्षा ही नहीं कर सकते, बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते, और अगर होने पर बिल्कुल जिसको कहते हैं कहर बरपा हो जाता है। और अलग अलग रिश्तों की एक अलग अलग कह सकते हैं जिम्मेदारियां हैं। जैसे कि अगर आप माँ हैं तो आप बच्चे के लिए बिल्कुल बुरा सोच नहीं सकती हैं। बुरा तो खैर माएँ सोचती नहीं भी हैं, लेकिन मतलब आप कुछ गलत नहीं कर सकती। आपके किसी भी काम से, मान लीजिए आप रास्ते में जा रही हैं, आप भी भीग गई, बच्चा भी भीग गया, उसको सर्दी भी हो गई, तो माँ तो भाई उनके ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लग जाता है कि भाई तुम्हारी वजह से। और माएँ भी खुद ऐसा सोचती हैं कि हमारे रहते हुए बच्चे को ऐसा कैसे हो गया, वो खाना कैसे नहीं खाया, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, बहुत ज्यादा वो दूसरों पर ही सोचती रहती हैं। तो ऐसे में कभी बिल्कुल सही तुमने उदाहरण दिया कि अगर कभी गलती से मान लीजिए कि कोई अच्छा व्यंजन बनाया उसने और वो पूरा खा जाए, मान लीजिए उसका मन हो गया और घर के किसी अन्य सदस्य के लिए नहीं छोड़ने का आज उनका दिल है या कम बना है, तो बिल्कुल मतलब ऐसे बिल्कुल लगते हैं कि दुनिया का 8वां आश्चर्य हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, कभी वो भी खा सकती है और बच्चे के लिए हो सकता है वो आज ना छोड़े। तो अक्सर हम ये बातें करते हैं ना कि बिल्कुल हो सकता है, अक्सर ये बातें हम करते हैं ना कि महिलाएं अपनी पसंद की चीजें बनाती नहीं, वो कहती भाई घर के इन सदस्यों ने ये सारी चीजें खानी बंद कर दी तो अब हम नहीं बनाते। हाँ। तो बुआ जी जैसा कहा है कि तन मन की सुध बुध गंवा बैठी, इसी तरह से महिलाएं जो है वो अपनी सुध बुध गंवा देती हैं और वो लग जाती हैं उन्हीं कामों में जो जिम्मेदारी उनके ऊपर लगाई गई है। नेहा, यही तो हम कह रहे हैं कि भाई जो वो तो गंवा देती हैं, चलो वो अपना एक समझती हैं, समर्पण है उनका परिवार के प्रति, बाकी लोग क्यों सुध-बुध अपनी गंवा बैठते हैं, वो तो थोड़ा सजग हो, वो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि घर में जो महिला है या जो भी स्त्री है, वो माँ हो, बहन हो, बुआ हो, जो भी हो, उनके बारे में सोचे कि उनको क्या चाहिए। कभी पूछ लीजिए उनसे कि क्या करने का मन है, आज खाना बनाने का मन है या नहीं है, चलो बना दिया, तो कुछ तुम्हारे मन का है, लाओ हम मदद कर दें। और हमें तो लगता है नेहा बस यही कह दिया जाए कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम अपने मन का आज बनाओ, हम भी खाएंगे, तो वो बड़े खुश हो जाती हैं उसमें। खुशी होकर आपको और अच्छा खाना मिलने वाला है, ये सोच लीजिए। फिर स्वार्थ तुम अपना निकाल रही है लड़की। ये अंदर तक बसा हुआ है हमारा स्वार्थ, तो वो धीरे धीरे बाहर निकलेगा। लेकिन इसके साथ साथ अपने स्वार्थ के साथ साथ थोड़ा सा अगर आप उनके मन को टटोलें, उनके मन का पूछ लें उनसे, देखिए फिर कितना अच्छा लगता है उनको। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि घर की जो स्त्री है, समाज में जो है, समाज की भी जिम्मेदारी है कि उनको भी खुश करके देखें और देखें कि उनके चेहरे पर कैसे खुशी आती है। और उन्हें धन्यवाद देना, जो काम वो रोज इतना काम करते हैं, जो हम कह रहे हैं ना, भगवान को भी हम धन्यवाद नहीं देते, तो कम से कम स्त्रियों को आप धन्यवाद देना शुरू कीजिए, जो आपके आसपास हैं उन्हें आप धन्यवाद दीजिए और देखिए कि किस तरह से वो आपके लिए पूरे दिन काम करती हैं। एक दिन नहीं होता है तो आप रिकॉर्ड करके देखिए कि सुबह से लेकर शाम तक कितना काम करती हैं और बिल्कुल नहीं रुकती, और आप क्या क्या उनसे फरमाइशें करते हैं। तो आप अपने आप उन्हें धन्यवाद दे ही देंगे। और जैसे भगवान की बात कही तो ऐसा है ना नेहा कि भगवान को भी धन्यवाद देना शुरू कर देना चाहिए हमें, और वैसे ही अपने घर के इस जिसको आपने भगवान बना रखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, तो उन्हें भी धन्यवाद दीजिए और उनके मन को भी टटोलिए, उनकी खुशी के भी थोड़ा सा प्रयास करें, देखिए कितना अच्छा लगता है। और देखिए बातों बातों में ही घड़ी ने बताया है कि विदा लेने का समय आ गया है, और अब बुआ जी जैसा कि उन्होंने वादा किया है, अभी हमें आम भी खाना है। तो इस तरह से सभी श्रोताओं को और सखियों सहेलियों को नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।